हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगी। एक बार फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं एसएससी सीजीएल मेंस 6 मार्च कंप्यूटर क्वेश्चंस की एनालिसिस के साथ में। जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रीवियस कुछ दिनों से हम कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, जहां पर हमने सबसे पहले 2 मार्च वाले एग्जाम की एनालिसिस करी। 20 क्वेश्चन जो पूछे गए उन पर कंप्लीट चर्चा करी। कौन से क्वेश्चन गलत थे इस पर भी डिस्कशन किया। 3 मार्च वाले पेपर पर भी एनालिसिस करी। और अब हम लोग आ चुके हैं 6 मार्च वाले पेपर पे कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए। और इस सेशन के बाद हम लोग 7 मार्च के क्वेश्चंस पर भी एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आप मुझे इस सेशन के बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आपका अगर 6 मार्च को एग्जाम था तो आपका एग्जाम कैसा हुआ, या 2 और 3 मार्च या 7 मार्च में आपने कितना कितना स्कोर किया। कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं पेपर का लेवल कैसा रहा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी इंफॉर्मेशन दे दे कि अगर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की कंप्यूटर की कंप्लीट प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं और आप चाह रहे थे कि कंप्यूटर को एक बार तसल्ली से पढ़ लिया जाए, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो काफी इन डेप्थ देखने को मिल रहा है। इन डेप्थ का मतलब वही कैंडिडेट्स क्वेश्चन को कर पाएंगे जिनके पास डीप नॉलेज हो। डीप नॉलेज का मतलब जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होंगे वही ऑप्शंस को कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखे गए। क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्योर कॉन्सेप्ट वाइज थे, तो इसलिए यहां पर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, टॉपिक वाइज मिक्स मॉक टेस्ट आपको करवाया जाएगा। वीडियोस के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। यानी कंप्यूटर का कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। अगर आप किसी बुक को ढूंढ रहे थे और सोच रहे थे कि कोई बुक लेके पढ़ ले, तो बिल्कुल रुक जाइए, क्योंकि बुक से बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि यहां पर जो एसएससी का लेवल है वो एकदम अलग है। तो जब तक एसएससी के लेवल को आप समझेंगे नहीं और इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे नहीं, तो वो आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो बेटर ये है कि एक बार जो हम यहाँ पर आपको वीडियोस दे रहे हैं उन वीडियोस से पढ़िए, रिवीजन करिए पीडीएफ की मदद से और मॉक टेस्ट की मदद से। दैट्स इट। ये जो कोर्स है ये 15 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लाइव टाइमिंग्स है 11 AM। लाइव का मतलब कि यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको लाइव क्लासेस दी जा रही हैं। यही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगी, जिनको आप कभी भी देख सकते हैं। इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में ये आपको मिल रहा है। तो वीडियोस भी हो गई, पीडीएफ भी हो गई, मॉक टेस्ट भी हो गई, 12 मंथ्स की वैलिडिटी भी हो गई, और पूरा कॉन्सेप्ट भी यहां पर आपको मिल गया, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। समझ में आ गया कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स को सिलेक्ट करके इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपने कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के लेवल पर। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो क्या था, जरा पढ़िएगा बहुत ध्यान से। डैश कैन ईदर बी malware और हार्डवेयर। द मेन पर्पस ऑफ दिस malware इज टू रिकॉर्ड द कीज प्रेस्ड बाय अ यूजर। यही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने 3 मार्च वाली शिफ्ट में भी देखा, यानी सेम टू सेम कॉपी कर दिया गया क्वेश्चन। यहां पर डैश या तो मेलवेयर या हार्डवेयर हो सकता है। इस मेलवेयर का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता यानी यूजर द्वारा दबाई गई कुंजियों को रिकॉर्ड करना है। मेलवेयर की बात हो रही है कि इसको रिकॉर्ड करने की बात हो रही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? की लॉगर होगा। की लॉगर एक मेलवेयर भी है और एक हार्डवेयर डिवाइस भी आती है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को, जो भी हम इनपुट करते हैं उनको रिकॉर्ड करती है। दैट इज कॉल्ड मेलवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्लियर है गाइस? तो आंसर क्या हो गया? की लॉगर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी काफी आसान पूछा गया था। डैश पोर्ट ट्रांसमिट 1 bit of byte at a time as a single stream of bits. It is meant for transmitting slow data over long distances.
पोर्ट एक बार में एक बाइट के एक बिट को बिट्स की सिंगल स्ट्रीम के रूप में ट्रांसमिट करता है। यह धीमी गति से डेटा को लंबी दूरी पर प्रसारित करने के लिए है। क्या है ये? तो हम लोग जानते हैं कि पोर्ट्स की जब बात की जाती है तो एक तो होता है पैरेलल पोर्ट और एक होता है सीरियल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट वो पोर्ट होता है जो प्रिंटर में यूज होता है, स्कैनर में यूज होता है, जबकि सीरियल पोर्ट वो पोर्ट होता है जो कीबोर्ड और माउस जैसी डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। यानी कीबोर्ड और माउस जिस पोर्ट से कनेक्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं सीरियल पोर्ट। पहले के समय की बात हो रही है, क्योंकि आजकल तो पैरेलल और सीरियल दोनों को रिप्लेस कर दिया गया है यूएसबी पोर्ट की मदद से, यूनिवर्सल सीरियल बस की मदद से। 1 बिट की अगर बात करेंगे तो आंसर होगा सीरियल पोर्ट, क्योंकि सीरियल पोर्ट की खास बात क्या है कि ये डेटा को 1 बिट में ट्रांसफर करता है, जबकि पैरेलल पोर्ट क्या करता है, डेटा को मल्टीपल बिट्स में ट्रांसफर करता है। तो अगर मल्टीपल बिट लिखा होता या 8 बिट लिखा होता तो आंसर होता पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट के केस में आंसर क्या होगा, यानी 1 बिट के केस में आंसर होगा सीरियल पोर्ट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लैश ड्राइव? निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है? एक इतना आसान क्वेश्चन जिसका कोई भी आंसर कर सकता है जिसने भी फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, लेकिन इतने सरल क्वेश्चन का भी गलत आंसर देना, क्वेश्चन ही गलत डिजाइन करना, ऑप्शंस ही गलत डिजाइन करना, पता नहीं एसएससी ने ऐसा क्यों किया। सिर्फ 20 क्वेश्चन ही देने थे, 20 क्वेश्चन तो वो सही सही दे सकते थे ना, लेकिन पता नहीं एसएससी में किसने कंप्यूटर के पेपर को डिजाइन किया कि किसी भी शिफ्ट में सही आंसर्स को डाल ही नहीं पाए। या तो वो कंप्यूटर फैकल्टी था ही नहीं, या तो था और उसको नॉलेज नहीं थी, है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं जरा एक बार देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लैश ड्राइव? फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव ईईपी रोम का एडवांस्ड वर्जन होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और मेरे कैंडिडेट्स बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि फ्लैश ड्राइव में 3 चीजों को रखते हैं। पहला पेन ड्राइव रखते हैं, दूसरे नंबर पर मेमोरी कार्ड रखते हैं, और तीसरे नंबर पर एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव को रखते हैं। तो इसका मतलब इस केस में डिस्क एरे तो आंसर होगा नहीं, एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव भी आंसर नहीं होगा, लेकिन एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या ये फ्लैश ड्राइव है? बिल्कुल है। पेन ड्राइव क्या ये फ्लैश ड्राइव है? बिल्कुल है। इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए था बोथ थर्ड एंड फोर्थ, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। अगर इनको पेन ड्राइव ही ऑप्शन सही मानना था तो एसएसडी देना नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी क्या है जहां पर आपको मार्क्स मिलने चाहिए। और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इनसे गलत हुए हैं, जिनका आंसर एसएससी ने गलत दिया है या क्वेश्चन गलत दिया है, इन सब पर मेरे द्वारा ऑब्जेक्शन लगवा दिए गए। तो आप पैनिक मत होइएगा कि ऑब्जेक्शन लगा नहीं, ऑब्जेक्शन तुरंत ही लगवा दिए गए, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। विद वैलिड प्रूफ, विद वैलिड बुक के स्क्रीनशॉट्स के साथ में, वैलिड वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट के साथ में लगा दिए गए। ठीक है, परेशान मत होइएगा, मार्क्स आप सबको जरूर मिलेंगे। तो ये समझ में आया कि इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा वो एसएसडी भी होगा और पेन ड्राइव भी होगा, क्योंकि पेन ड्राइव, एसएसडी और मेमोरी कार्ड ये तीनों हमारी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज अ एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट? एमएस वर्ड 365 दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी फाइल को बंद करना हो, चाहे वो एमएस वर्ड की हो, एक्सेल की हो या पावर पॉइंट की, ऑल्ट F4 के थ्रू हम लोग बंद करते हैं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को, या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी ऑल्ट F4 का यूज करते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैश मेमोरी? कह रहा है इन 4 ऑप्शन में से कैश मेमोरी के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत, इनकरेक्ट है? पहला, इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी।
देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, लिखा हुआ है स्लोअर। क्या कैश मेमोरी स्लोअर होती है? बिल्कुल नहीं। कैश मेमोरी तो फास्टेस्ट मेमोरी है, रजिस्टर फास्टेस्ट है, कैशे फास्टेस्ट है, रैम भी फास्ट है। यस, तो कैश मेमोरी स्लो तो हो नहीं सकती, फास्ट होगी। तो इसका मतलब ये इनवैलिड है। आगे देखते हैं। इट कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। जो शॉर्ट इंटरवल वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, उनको हम कैश मेमोरी में रख देते हैं। तो कैश मेमोरी में उसी को रखते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जिसको एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट एक्ट एज अ हाई स्पीड बफर। देखो अब यहां पर लिख रहा है हाई स्पीड, और लिख रहा है कि ये बफर मेमोरी होती है एक तरीके की, जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है। बिल्कुल वैलिड आंसर है। इट स्टोर डेटा इन टेम्परेरी यूज। क्या ये टेम्परेरी मेमोरी है? तो रजिस्टर, कैशे और रैम, ये तीनों आपकी कैसी हैं? टेम्परेरी तो है। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ये भी टेम्परेरी। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी। है ना, यही तो इनकरेक्ट है इसका। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following keyboard shortcut can be used to open the Windows Explorer? विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं विंडोज एक्सप्लोरर किसको बोला जाता है? जब आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ओपन होती है। इसी प्लेस को बोलते हैं हम लोग विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है? विंडोज प्लस ई, यानी फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक while connecting multiple computers और communicating devices। कह रहा है डैश एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटर को जोड़ने या डिवाइस संचार करने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करती है। देखो कितना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कि नेटवर्क में फिल्टर करने वाली डिवाइस कौन सी है ना, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां भी ब्लेंडर किया एसएससी ने। ब्लेंडर क्या किया? आंसर दिया स्विच। पता नहीं क्यों, उनको ये नहीं पता कि सबसे बेहतरीन जो फिल्टर करने वाली नेटवर्किंग डिवाइस है भाई, वो तो राउटर है। हम एक बार मान लेते हैं कि उन्होंने गलत आंसर दिया होगा, फिर रिपीटर भी तो है। इसका मतलब उनके कॉन्सेप्ट खुद के बिगड़े हुए हैं। उनको यही नहीं पता कि फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक में तो रिपीटर भी करता है, रिपीटर का काम भी है फिल्टर करना। ये भी सही होगा। स्विच डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, है ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कुछ नहीं होता है, ये कोई डिवाइस नहीं होती है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन स्विच ये भी फिल्टर करता है, ये बात भी सही है। राउटर तो पहचाना ही जाता है पैकेट्स को फिल्टर करने के लिए। नेटवर्किंग में जितने पैकेट्स होते हैं उनको फिल्टर करने का मेन काम तो राउटर का ही। लेकिन रिपीटर भी सिग्नल को डिग्रेड होने से बचाता है और साथ साथ फिल्टर भी करता है। यही काम स्विच भी करता है, यही काम राउटर भी करता है। ओएसआई मॉडल अगर आपने पढ़ा होगा तो अलग अलग लेयर पर अलग अलग डिवाइसेस का काम अलग अलग होता है, जहां पर ये तीनों ही फिल्टर तो करते हैं। तो इसका मतलब फिर से एक भारी गलती हुई है क्वेश्चन को डिजाइन करने में या इनके ऑप्शंस को रखने में, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ होना चाहिए था। लेकिन एसएससी जी ने आंसर क्या दिया? स्विच। क्यों भाई? 20 क्वेश्चन बनाने थे, 7 क्वेश्चन के सफर में 2 क्वेश्चन गलत आ चुके हैं आपको। ऐसा क्यों किया आपने कैंडिडेट्स के साथ? है ना, कितनी मेहनत करते हैं। कंप्यूटर आप दे रहे थे, लेवल आप टफ देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस फिलहाल। लेकिन ऑब्जेक्शन दे दिया गया है ना, आप परेशान मत होइएगा। तो यहां पर ये गलत हो गया, यानी जो आंसर दिया है वो गलत है और इसका करेक्ट आंसर रिपीटर, स्विच और राउटर होना चाहिए था। नेक्स्ट, डैश सर्वर एक्ट एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स accessible to the software developer through a API defined by the platform। डैश सर्वर प्लेटफॉर्म द्वारा परिभाषित
एपीआई के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सुलभ घटकों के एक सेट के रूप में कार्य करता है। क्या भाई गेट एग्जाम का पेपर बना रहे हो, गेट लेवल का पेपर दे रहे हो क्या? है ना, ये क्या है? ये क्वेश्चन एसएससी लेवल में, अनबिलीवेबल। है ना, इतनी नॉलेज के एसएससी कैंडिडेट्स रखेंगे कंप्यूटर की, जहां पर जो सिलेबस दिया था वो तो बेसिक सा था। है ना, और सर्वर में वो भी एपीआई के कॉन्सेप्ट पर, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अगर जिनको ये पता होगा कि एपीआई का मतलब क्या है और एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है ना, उन्होंने तो आंसर दिया होगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसके लिए जो सर्वर यूज होता है वो एप्लीकेशन सर्वर होता है। लेकिन दोस्तों ये भी तो सोचो, कंप्यूटर इतनी वाइड है, बहुत वाइड है, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है कंप्यूटर के अंदर। है ना, और अगर डिफिकल्ट रखना है तो डिफिकल्ट भी बढ़िया क्वेश्चंस हैं। आप ओएसआई मॉडल से दे देते, आप नेटवर्किंग से दे देते, आप इंटरनेट से दे देते, आप ब्राउजर से दे देते, आप सर्च इंजन से दे देते, आप कुकीज से कोई टफ क्वेश्चन पूछ लेते। लेकिन एपीआई से क्वेश्चन, जिन जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करता है एपीआई, है ना, इतनी नॉलेज के एसएससी कैंडिडेट्स के पास में होगी। है ना, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है क्वेश्चंस के लेवल, लेकिन फिर भी तैयारी करनी होगी आगे को लेकर। तो एप्लीकेशन सर्वर होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। A dash is a contagious program or code that attaches itself to another piece of software and then reproduces itself. ये क्वेश्चन आसान। एक डैश एक संक्रामक प्रोग्राम या कोड है जो खुद को सॉफ्टवेयर के दूसरे भाग से जोड़ता है और फिर खुद को पुनः पेश करता है। तो यानी वो सॉफ्टवेयर, वो कंटीजियस प्रोग्राम, वो मैलिशियस प्रोग्राम जो अटैच करता है, अपनी खुद की कॉपीज जनरेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, वो या तो वॉर्म होता है या वायरस होता है। तो पहले आप ढूंढेंगे वॉर्म, वॉर्म नहीं है तो आंसर वायरस होगा। तो करेक्ट आंसर इस केस में है वायरस। नेक्स्ट, which among the following keyboard shortcut open the properties of the selected item on a Windows 10 home screen? निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन पर चयनित आइटम के लिए गुण खोलता है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करता है? सपोज करिए कि आपके डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है जो आपके नाम से बना हुआ है। जैसे ही आपने उस फोल्डर को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्लस एंटर किया, तो उसकी कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी कि वो फाइल का टाइप क्या है, लोकेशन क्या है, साइज क्या है, कंटेन क्या करता है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ऑल्ट प्लस एंटर करने से। तो ये करेक्ट है, ऑल्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं किसी भी आइटम, किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए विंडोज 10 होम स्क्रीन पर या विंडोज 11 होम स्क्रीन पर। है ना, दोनों के केस में। Which of the following shortcut key is used to quickly create a new blank workbook in MS Excel 2010? MS Excel 2010 में ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप क्रिएट करते हैं नई एक्सेल शीट को या ब्लैंक वर्कबुक को? तो क्रिएट करना या न्यू फाइल को ओपन करना या न्यू फाइल जनरेट करना, कंट्रोल एन का यूज होता है ना। न्यू फाइल का मतलब ही क्या है, कंट्रोल प्लस एन। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश इज अ रीडिंग डिवाइस। ये एक रीडिंग डिवाइस है, यानी कोई रीडर है एक तरीके का, दैट रीड प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट करेक्टर बाय करेक्टर, जो स्कैन करता है करेक्टर बाय करेक्टर। ऐसी कौन सी रीडिंग डिवाइस है जो स्कैन करने में मदद करती है पेजेस को, और वो भी करेक्टर बाय करेक्टर? एंड द आंसर इज ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये टेक्नोलॉजी का नाम है, और रीडर का नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसकी मदद से किसी भी स्कैन किए हुए इमेज को कंप्यूटर को समझाया जा सकता है। कि जो स्कैन, जो आप लोग देखते होंगे ना कि किसी भी मार्कशीट में कोई बदलाव कर दिया गया या किसी भी टिकट में कोई बदलाव कर दिया गया, तो उसके पीछे का योगदान भी कहीं ना कहीं ओसीआर का होता है। और आजकल तो ओसीआर नाम के सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो कन्वर्ट करते हैं स्कैन इमेज को टेक्स्ट फाइल में। है ना, ये काम होता है ओसीआर का। नेक्स्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन
वो भी एक्सेल के मैच फंक्शन से। इसका मतलब एक तो टाइम कंज्यूम किया जा रहा है कैंडिडेट्स का, है ना, ऊपर से टफेस्ट पेपर को सेट करने की कोशिश। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैच फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल 2010। तो मैच फंक्शन कैसा है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, कहां पर, एमएस एक्सेल में। तो पहला पॉइंट कह रहा है इट सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक आइटम इन अ रेंज ऑफ सेल एंड देन रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम इन द सेल। तो ये मैच करता है, तो मैच करने का मतलब कि वो ढूंढेगा और फिर मैच करेगा स्पेसिफिक आइटम के साथ में। मैच हो गया तो वेल एंड गुड, तो यानी ये पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है द मैच फंक्शन सिंटैक्स, मैच फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है एक्सेल में वो क्या है, मैच, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑल दी आर्ग्यूमेंट इन अ मैच फंक्शन आर रिक्वायर्ड, क्या सारे और आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है मैच फंक्शन में, बिल्कुल नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली पी एंड क्यू आर वैलिड। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect about CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी इनवैलिड है। पढ़ते हैं एक एक करके। CU controls the order in which instructions enter and leave the processor and how the instructions are executed। हमें पता है कि कंट्रोल यूनिट का काम होता है ओवरऑल कंट्रोल करना। तो क्या यहां पर कंट्रोल गिवन है, मैनेज गिवन है, कंट्रोल गिवन है, बिल्कुल, तो आंसर होगा ये तो बिल्कुल सही। फिर कह रहा है एएलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इनपुट, कन्वर्टिंग इट इनटू सिग्नल एंड स्टोरिंग इट फर्दर प्रोसेसिंग। एएलयू का मतलब क्या है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसका काम होता है अरिथमेटिक चीजों को, मैथमेटिकल चीजों को करना, जैसे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, है ना, ये करता है। क्या कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहां पर मैथ्स लिखा हुआ है या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ नहीं दिख रहा। क्या ये इनपुट को लेता है, कन्वर्ट करता है, सिग्नल को स्टोर करता है, बिल्कुल नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ALU इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, देखो दिखा मैथ्स, तो ALU मैथमेटिकल ब्रेन ही होता है जो मैथमेटिकल रिलेटेड कामों को ही करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। CU यानी कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट एंड मैनेजेस दी ऑपरेशन सीक्वेंस, डायरेक्ट करता है, मैनेज करता है या कंट्रोल करता है ना, बात तो एक ही है, ऑपरेशन सीक्वेंसेस को। ये पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो इनवैलिड पॉइंट मिला वो सेकंड वाला मिला, जो कि ALU के रिस्पेक्ट में बिल्कुल गलत दिया हुआ था, है ना, ये सही है पॉइंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन 15, which among the following register in instruction cycle hold the last instruction fetch। निर्देश चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो अंतिम निर्देश प्राप्त करता है। तो सबसे लास्ट में जिसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जहां से उसको फेच किया जाता है, वो है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जो जिन्होंने भी पढ़ा होगा कैंडिडेट्स ने, वो जानते हैं ये क्वेश्चन आसान है कि लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच जहां से किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट, इन जीमेल व्हाट डू यू यूज व्हेन यू रिसीव अ मेल एंड वांट टू सेंड द मेल इन रिस्पॉन्स ऑफ द सेम मेल एंड टू द ओरिजिनल सेंडर ओनली। कह रहा है जीमेल में जब आप एक मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और मूल प्रेषक को ही मेल भेजना चाहते हैं, तो आप क्या उपयोग करते हैं। आपको एक मेल मिला और आपको उस मेल का क्या देना होता है, रिप्लाई देना होता है ना, उस मेल का आंसर देना होता है। तो आंसर को क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिप्लाई। सो द करेक्ट आंसर इज रिप्लाई। कई सारे लोगों को अगर आपको रिप्लाई देना है, कई सारे लोगों ने आपको अगर मेल भेजा है, सीसी में रख के बहुत सारे लोग हैं, तो रिप्लाई ऑल का भी ऑप्शन आता है, रिप्लाई, रिप्लाई ऑल। ये अगर सिंगल पर्सन को आपको सेंड करना है वो मेल, तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, रिप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय डिस्क नहीं है। डिस्क पैक, बिल्कुल ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क है। डीवीडी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क,
सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सब हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो यानी ये मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट तो नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क में हमारी हार्ड डिस्क आ जाएगी, फ्लॉपी डिस्क आ जाएगी, है ना, ये मैग्नेटिक डिस्क होती है। विंचेस्टर डिस्क, ये भी आपकी मैग्नेटिक डिस्क है। जिप डिस्क, ये भी हमारी मैग्नेटिक डिस्क है, जो जिप करती है, कंप्रेस करती है फाइल्स को। यानी डीवीडी जो है ये हमारी मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, क्योंकि ये ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट है। और ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क या होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क जैसी डिस्क को इंक्लूड किया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following buttons are present in the quick access toolbar by default in MS Word 2010? ऐसा ही एक क्वेश्चन इन्होंने पहली वाली शिफ्ट में भी पूछा था। क्विक एक्सेस टूल बार से डिफॉल्ट कौन कौन से बटन्स होते हैं उसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीनशॉट में। सबसे टाइटल बार में होती है क्विक एक्सेस टूल बार, और यहां पर अगर हम डिफॉल्ट बटन्स की बात करें तो सेव दिया होगा जिसपे बाय डिफॉल्ट टिक होगा, अंडू और रीडू होगा जिसपे बाय डिफॉल्ट टिक होगा। तो तीन ही ऐसे बटन होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पर जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, सेव, अंडू और रीडू। तो फोर्थ यहां पर बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया यहां तक क्वेश्चंस? वेरी गुड। तो पूरी एक्सप्लेनेशन भी हमने रखी है, डायग्राम्स भी अटैच किए हैं ताकि आपको साथ साथ में चीजें समझ में आए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, इनकरेक्ट है? पढ़ते हैं। मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर टू डाउनलोडिंग एनीथिंग। वेब सर्वर में क्या मेमोरी लगी होती है कुछ भी डाउनलोड करने के लिए? नहीं। क्लाइंट और सर्वर का यूज किया जाता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसको रिस्पॉन्स दे देता है। और यहां पर वेब सर्वर में जितनी भी चीजें होती हैं वो क्लाउड में स्टोर होती हैं। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, और इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा था, तो ये इनकरेक्ट है। अपलोडिंग इज अ प्रोसीजर फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्वर। अपने कंप्यूटर से वेब सर्वर पर डेटा को लोड करना अपलोडिंग है, बिल्कुल सही। तो ये वाला पॉइंट वैलिड है। डेटा ट्रैवल फ्रॉम यूजर्स डिवाइस टू द वेब सर्वर व्हाइल अपलोडिंग। डेटा ट्रैवल करता है हमारी डिवाइस से सर्वर के ऊपर जब हम अपलोड करते हैं। जी हाँ, अपलोडिंग का मतलब ही यही है कि हमारे कंप्यूटर से यानी क्लाइंट से सर्वर में अपलोड होना, सर्वर में फाइल्स को जाना। डाउनलोडिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर टू द मशीन। जबकि डाउनलोडिंग के केस में उल्टा होता है, हमारे पास जो फाइल्स होती हैं वो सर्वर से आती हैं। तो इसका मतलब कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर टू द मशीन, ये पॉइंट भी वैलिड है। तो पहला वाला पॉइंट इनवैलिड है या इनकरेक्ट है? ठीक समझ में आ गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन 20, which of the following internet protocol specifies how data is exchanged over the internet and how it should be broken? निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करता है कि इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और इसे कैसे तोड़ा जाना चाहिए? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ऐसी कौन सी है जिसमें डेटा एक्सचेंज होता है इंटरनेट के ऊपर? आंसर है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आंसर इसका क्या होगा? टीसीपी। पीपीपी क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू मेल को सेंड किया जाता है ना, वो एसएमटीपी है। तो इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और आपने यहां पर यह समझा कि एग्जाम का लेवल तो कैसा भी, आपने आंसर्स भी किए, लेकिन जो गलती करी है एसएससी ने, है ना, अगर वो ना होती तो इसका मतलब कि पोजीशन इस समय आपकी कुछ बेहतर होती। लेकिन फिर भी एट अ सेफर साइड आपको यहां पर बोनस मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि इतने सॉलिड प्रूफ के साथ में कैंडिडेट्स को मैंने दिए हैं ऑब्जेक्शंस कि एसएससी अगर उनको देखेगा, अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, तो वो समझेगा कि कहीं ना कहीं गलती उनसे हो गई है जाने अनजाने में, है ना, जिसका बेनिफिट आप सभी लोगों को मिलेगा। तो होप फॉर दी गुड।
6 मार्च के पेपर की एनालिसिस भी हो गई है, 2 मार्च की भी हो गई और 3 मार्च की भी हो गई है। इसके बाद वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च वाले पेपर की कंप्लीट एनालिसिस पर, कंप्लीट 20 क्वेश्चंस। सेशन आपको कैसे लग रहे हैं एक बार लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कंप्यूटर में पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, आपको बेसिक लेवल से मॉडरेट लेवल टू एडवांस लेवल तक टच करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ही ऐसा आ रहा है कि जब तक आप इन डेप्थ पढ़ेंगे नहीं, मल्टीपल ऑफ मॉक्स लगाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट की नॉलेज जब तक नहीं लेंगे, तब तक आप बेटर स्कोर नहीं कर पाएंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में। क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पेपर का लेवल ऐसा ही रहेगा एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के केस में। तो एक बार बस आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए बढ़िया तरीके से, है ना, कंप्यूटर से फ्री हो जाइए। डेली 45 टू 50 मिनट्स, 1 घंटा कम से कम डेली दीजिए, सफिशिएंट है, बहुत आसानी से कर लेंगे। क्लियर गाइस? तो इसके लिए आप कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा iOS स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर की मदद से, और फिर इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।